Smile, hello everyone. So in this video, we are going to talk about our next course that is on blood report analysis. So हम लोग एक न्यू कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं जो ब्लड रिपोर्ट एनालिसिस के ऊपर है एंड ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स होगा आपके लिए। आपको अपने प्रैक्टिस में रूट कॉज डायग्नोसिस करने में हेल्प करेगा एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आपको हेल्प करेगा। इससे आप काफ़ी इजी वे में आप रूट कॉज डायग्नोस कर पाएंगे, पेशेंट के बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको डायग्नोस कर पाएंगे। और इस कोर्स में हम लोग नॉर्मल रेंज से हट के बात करेंगे। एक न्यू डेवलपमेंट, न्यू मेडिकल साइंस में न्यू डिपार्टमेंट डेवलप हो रहा है जिसको फंक्शनल मेडिसिन बोल रहे हैं। उसके लेवल में हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शनल मेडिसिन क्या है, इसको भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड केमिस्ट्री क्यों? क्योंकि हम लोग सिंस एनर्जी बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं तो ब्लड केमिस्ट्री के लिए, ब्लड एनालिसिस के लिए क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। सो एनर्जी के बेस में प्रैक्टिस में हम लोग को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, लेकिन कहीं हम लोग को डायग्नोसिस में और रिसर्च करने में, ताकि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर सकें और प्रूव कर सकें कि हमारे एनर्जी बेस्ड मेडिसिन काम कर रही है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें क्या टेस्टिंग करनी है, क्यों करनी है और उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। सो ये सब चीज़ें हम लोग इस कोर्स में डिसाइड करेंगे। तो ब्लड केमिस्ट्री, ब्लड रिपोर्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉमन टेस्ट होता है। बहुत सारे एडवांस टेस्ट भी आ चुके हैं फंक्शनल मेडिसिन के वर्ल्ड में, लेकिन रिसर्च ये कहता है कि जो कॉमन ब्लड टेस्ट होते हैं उसके थ्रू से हम अ, बहुत अच्छे से डायग्नोसिस कर सकते हैं। और जो न्यू टेस्ट आए हैं वो अभी उनका उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, उनका अभी तक उतना वैलिडेट नहीं हो पाया है। लेकिन जो लैब टेस्ट हैं वो काफ़ी वैलिडेट हो चुके हैं, काफ़ी दिनों से, सालों से रिसर्च में हैं। और एक कॉमन ब्लड टेस्ट है और हर कोई ये ब्लड टेस्ट कभी ना कभी अपनी लाइफ में करते हैं। और हमारे ब्लड जो है एनर्जी कैरी करती है, उसमें सारे आंसर्स होते हैं। सो अगर हम ब्लड को अच्छे से पढ़ना जान जाएंगे, ब्लड की रिपोर्टिंग को अच्छे से समझना जान जाएंगे, तो हम पेशेंट के कंडीशन को अच्छे से समझ सकते हैं। और ये फंक्शनल टेस्टिंग क्यों? क्योंकि फंक्शनल टेस्टिंग एक अलग डिपार्टमेंट है। वो इसलिए फंक्शनल टेस्टिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक नॉर्मल रेंज होता है और एक ऑप्टिमल रेंज होता है। उसके बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में बात करूंगा। फंक्शनल एनालिसिस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फंक्शनल एनालिसिस से हम बॉडी के डिसफंक्शन को और हिडन हेल्थ जो ट्रेंड है, हिडन डिजीज है, उसको बहुत पहले समझ सकते हैं। इसमें मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के शेयर करूंगा। हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे और हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं डिजीज के बारे में। सो फंक्शनल एनालिसिस से हम बॉडी के फंक्शनल लेवल को समझ सकते हैं। हर एक ऑर्गन के फंक्शन को 6 में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन निकालने में समझने की कोशिश करते हैं। सेम यहाँ पे भी हम समझ सकते हैं, अर्ली डिटेक्शन समझ सकते हैं कि जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट है। तो बहुत एंड स्टेज में लीवर के बारे में हमें पता चलता है कि लीवर फेलियर हो रहा है या किडनी फेलियर की तरफ जा रहा है। लेकिन फंक्शनल एनालिसिस के थ्रू हम समझ पाएंगे बहुत अर्ली स्टेज में कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या किडनी में कोई प्रॉब्लम हो रही है या नहीं। सो हम बहुत अर्ली हिडन ट्रेंड्स को हम लोग समझ पाएंगे और पेशेंट को हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे बहुत सारे उनके डिजीज से। और इससे हमारा क्या होगा, हमारा डिसीजन मेकिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और हम लोग ब्लाइंडली कोई काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत सर्टेनिटी के साथ बात करेंगे कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरे सिस्टम को हम समझ पाएंगे और एनर्जी से हम कोरिलेट कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक प्रूफ भी हम कर सकते हैं अपने काम को हम ब्लड टेस्ट के थ्रू कि हमारे बॉडी में इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो बिफोर टेस्टिंग, बिफोर ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट हमारे पास ब्लड रिपोर्ट्स रहेगा जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में हमें हेल्प कर पाएगा। और हम अब सोसाइटी में साइंस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प कर पाएंगे। और हमारे प्रोटोकॉल्स की एफिकेसी क्या है ये भी हमें पता रहेगा और हमारे पेशेंट्स को, हम लोग दोनों को अपना प्रोग्रेस पता रहेगा, हम असेसमेंट कर पाएंगे। सो ये फंक्शनल एनालिसिस ब्लड की बहुत ज़रूरी है। सो कुछ कुछ सिम्टम्स हैं जब डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स लेके, ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जनरल जिससे पेशेंट जाते हैं, लेकिन डॉक्टर रीड करते हैं कि नहीं आपके ब्लड रिपोर्ट तो नॉर्मल है, ठीक है। जिसमें आपके पास लो एनर्जी हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, इम्यूनिटी रिड्यूस्ड है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पेन, इन्फ्लामेशन, थायराइड इशू, हाइपरटेंशन। लेकिन उस टाइम आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, ऐसे जैसे आपके आपको पैल्पिटेशन हो रहा है,
आपको ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है बट आपका लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल है, सो डॉक्टर बोलेंगे आपका ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल। लेकिन हाँ, हार्ट के लिए हमें हो सकता है कि होमोसिस्टीन चेक करना पड़े, जो कि जो नॉर्मली डॉक्टर्स चेक नहीं करते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस डिजीज के लिए क्या ब्लड टेस्ट करना है। ऐसे डाइजेस्टिव इश्यूज है, आप नॉर्मल ब्लड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उसमें सब कुछ नॉर्मल आ रहा है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि जैसे आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या एल्कलॉसिस है, आपकी बॉडी में एसिड इंक्रीज हो रहा है या एल्कलाइन इंक्रीज हो रहा है, तो पीएच बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम लोग को ब्लड रिपोर्ट से पता चल सकती हैं और बहुत अर्ली स्टेज में पता चल सकती हैं। अगर कोई डॉर्मेंट इन्फेक्शन है तो उसके बारे में हमें पता चल सकता है, और साइलेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस है तो उसके बारे में हमें पता चल सकता है ब्लड रिपोर्ट के थ्रू। सो ये सब हम लोगों को पता रहेगा। और ये चीजें बहुत कॉमन है, ये पिक्चर्स हम समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं और नॉर्मल रेंज एंड हाई रेंज एंड नॉर्मल रेंज इतना बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है, उसमें डॉक्टर अगर ये बहुत नियर टू द लोअर रेंज है, जैसे से अगर आपके पास डब्ल्यूबीसी काउंट 4000 टू 9000 है, आपका 4500 आ रहा है, तो डॉक्टर्स बोलेंगे इट इज इन नॉर्मल रेंज। तो गुड न्यूज, योर टेस्ट इंडिकेट्स दैट यू आर इन द नॉर्मल रेंज, बट आपको प्रॉब्लम है। तो ये टूवर्ड्स द लोअर रेंज है, लेकिन किस एज में, आपके एज में, हमारे एज में वो 4500 नॉर्मल नहीं हो सकता, हमारे एज वाइज वो 6000 होना चाहिए, 7000 होना चाहिए। सो हम लोग नॉर्मल रेंज को देखते हैं और समझते हैं कि हमारा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, बट एक्चुअली वो नॉर्मल नहीं है। है। सो जनरली अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट में नॉर्मल रेंज होता है और 95% पीपल इस रेंज में आते हैं और हमें लगता है कि हमारा ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिजिकली हमें प्रॉब्लम है। तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा फंक्शनल रेंज क्या है, ऑप्टिमल रेंज क्या है? ठीक है, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल हमारा ऑप्टिमल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्टिमल रेंज कहाँ से आया? ये जनरली नॉर्मल रेंज 20-30 ईयर्स एगो से चल रहा है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स लोगों को यूएस में प्रॉब्लम है, जिसमें फादर ऑफ फंक्शनल मेडिसिन डॉक्टर जेफरी को बोलते हैं, डॉक्टर मार्क हाइमेन और दो तीन डॉक्टर्स हैं जिन लोगों ने मिल के उनको कुछ प्रॉब्लम्स हुई, किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ, किसी को लेड पॉइजनिंग हुआ उनको चाइना से आने के बाद, और कॉमन डॉक्टर्स उनको समझ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने अपना खुद रिसर्च शुरू किया और अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि हमारा जो रिपोर्टिंग है, ब्लड रिपोर्टिंग है, जो मेडिकल साइंस है, उसमें काफ़ी फ्लॉज हैं, काफ़ी चीज़ें हिडन हैं। और उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके इस साइंस को डेवलप किया और फंक्शनल मेडिसिन के डिपार्टमेंट डेवलप किया। और यूएस में भी इंस्टीट्यूट ऑफ फंक्शनल मेडिसिन चल रहा है। उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके ये ऑप्टिमल रेंज को डेवलप किया है, और उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस किया है, और उसके बाद वो फंक्शनल रेंज को डेवलप कर पा रहे हैं, और जो हम लोगों को मिल रहा है हर एक चीज को। और ये बहुत रिसर्च चल रहा है, डे टू डे न्यू फाइंडिंग्स, न्यू रिसर्च चल रहे हैं हर एक टॉपिक को। विटामिन डी को लेके काफी रिसर्च हो रहे हैं, तो हम लोग हर चीज को लेके डिस्कस करेंगे अपने इस कोर्स में। सो ऑप्टिमल रेंज क्या है, जैसे इस पिक्चर से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे ये हमारा लो है वो एबनॉर्मल लो हो जाता है, और जो हाई रेंज है उसको हम लोग एबनॉर्मली हाई रेंज मानते हैं, और ऑप्टिमल रेंज को, फंक्शनल फिजिकल फिजियोलॉजिकल रेंज को इस रेंज में रखते हैं। और उसमें एक रेंज है, उससे नीचे आएगा तो उसको हम लोग फंक्शनली लो बोलते हैं, उससे हाई है तो उसको हम लोग फंक्शनली हाई बोलते हैं। सो अगर आपका ब्लड रिपोर्टिंग इस एबनॉर्मल हाई और एबनॉर्मल लो में आए तो डेफिनेटली ये बॉडी में आपको प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपका ब्लड रिपोर्ट फंक्शनल लो रेंज में आ रहा है या फंक्शनल हाई रेंज में आ रहा है, तो भी आपको प्रॉब्लम है। अगर आपको सिम्टम है तो प्रॉब्लम है, अगर सिम्टम नहीं है तो हमें फाइंड आउट करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं और आपका रेंज इस रेंज में आ रहा है, दैट मीन्स कि आपके वो ऑर्गन फंक्शनली लो काम कर रही है, या फंक्शनली हाई है, हाइपर एक्टिव है, या हाइपो एक्टिव है। तो इससे हम लोग समझ सकेंगे कि वो, हमें वो रेंज मालूम होना चाहिए, उस रेंज में हम चेक करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि आपका ऑर्गन हाइपर काम करे या हाइपो काम कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो हमारे स्टेप्स क्या होना चाहिए? 3 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा कि हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा मार्कर आपका लैब रेंज के आउट ऑफ द रेंज जा रहा है। अगर फर्स्ट स्टेप है कि अगर ये आउट ऑफ द रेंज है, दैट्स मीन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम है। लेकिन मान लीजिए आउट ऑफ द रेंज नहीं है, तो हमें चेक करना है कि वो फंक्शनल रेंज में आ रहा है या फंक्शनल रेंज के बाहर है। ये हमारे फंक्शनल रेंज के बाहर है, फंक्शनल रेंज है उसके बाहर है। सो फर्स्ट स्टेप है कि हमारा ये एबनॉर्मल हाई और एबनॉर्मल लो है, जो नॉर्मल लैब रेंज है उसके बाहर है, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। लेकिन मान लीजिए उसके बाहर नहीं है, उससे नॉर्मल रेंज में है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि वो फंक्शनल रेंज में है या नहीं। अगर फंक्शनल रेंज में नहीं है तो हमें समझना होगा कि वो हमारा फंक्शनली ऑर्गन वो ऑप्टिमल लेवल में काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोई ना कोई सिम्टम्स आ रहे हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप्स होता है हमारा, अगर ये इस रेंज में आ रहा है तो थर्ड स्टेप है कि कुछ हम लोग को कैलकुलेशन करने होते हैं, जैसे ब्लड के विस्कोसिटी को कैलकुलेट करना होता है, आयनोइक गैप को कैलकुलेट करना होता है,
हम लोग को न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट का रेशियो कैलकुलेट करना होता है। तो ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम फाइनल कंक्लूजन में आते हैं। तो ब्लड केमिस्ट्री का जो इंटरप्रिटेशन है, ब्लड एनालिसिस है ब्लड रिपोर्ट का, ये एक आर्ट है, इसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि कोई चीज़ों से कुछ एक्सेस हो सकती है, कोई चीज़ों से कुछ डेफिशिएंट हो सकता है। तो जो रेंज आता है वो कभी-कभी नॉर्मल दिखता है, फंक्शनल रेंज में भी नॉर्मल दिखता है। लेकिन उसका जैसे कि हेमोग्लोबिन कम है, मैं बात करूंगा अभी सीबीसी के रेंज में, तो कैसे हम समझ सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा 3 स्टेप मेथड होगा, जिससे हम लोग ब्लड रिपोर्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो इस कोर्स में हम लोग क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस कोर्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीबीसी से, कंप्लीट ब्लड काउंट विद डिफरेंशियल, देन लिवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, किडनी फंक्शन टेस्ट, आयरन प्रोफाइल, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, सीआरपी, हाई सेंसिटिव सीआरपी, देन ईएसआर, होमोसिस्टीन, थायराइड पैनल में हम लोग T3, T4, TSH करना जरूरी है, या फ्री T3, T4, TSH करना है अल्ट्रा सेंसिटिव, देन एंजाइम्स एंड वेस्ट, देन विटामिन, मिनरल्स, एवरीथिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस कोर्स को सीबीसी से। सीबीसी में हम लोग ब्लड का हेमेटोपोइसिस सीखेंगे, आरबीसी का फंक्शन, एरिथ्रोपोइटिस पोइसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसमें जो इंडिसेस हैं, पैक्ड सेल वॉल्यूम, हेमेटोक्रिट क्या होता है, उसके लैब रेंज क्या है, उसका ऑप्टिमल रेंज क्या है, देन हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, आरबीसी काउंट, देन हम लोग एमसीबी, एमसीएच, एमसीएससी को समझेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आरडीडब्ल्यू है, बहुत सारे डॉक्टर इसको पूरी तरह से स्टडी नहीं करते हैं, जिसमें बहुत सारे लैब रिपोर्ट में आरडीडब्ल्यू आजकल लिखा रहता है, बहुत सारे लैब में नहीं लिखा रहता है, लेकिन सिर्फ इस आरडीडब्ल्यू से हम लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ सकते हैं। सो हम लोग इसको समझेंगे। बाकी उसके बाद ये टर्म्स हैं, कभी कभी लिखे रहते हैं माइक्रोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, ये वर्ड्स के क्या मीनिंग है, कैसे हम समझ सकते हैं। लैब रेंज में ये लिखा रहता है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, बट ऑप्टिमल रेंज में आएंगे तो हमारा वो चेंज हो जाएगा। तो ऑप्टिमल रेंज क्या है, उसके बाद एमसीबी, ये सब चेंज होता है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिससे क्या होता है कि एमसीबी साइज, अगर हमारा बहुत सारे ब्लड सेल हैं, कोई छोटा है कोई बहुत बड़ा है, तो उसका एवरेज नॉर्मल आता है। तो जब एवरेज नॉर्मल आएगा तो एमसीबी का नॉर्मल आ जाएगा। बट ये आयरन डेफिशिएंसी होगा तो साइज कम हो जाएगा, बी12 डेफिशिएंसी होगा तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन दोनों को मैच करेंगे, दोनों चीजों की डेफिशिएंसी होगी तो एमसीबी आपका नॉर्मल भी आ सकता है। सो हमें बाकी ब्लड रिपोर्ट को देखना है, फिर देन आरडीडब्ल्यू को देखना होता है। तो हमें कंपेयर करना होता है, ये एक आर्ट है, इसको नॉलेज के साथ आपको साइंस को समझना होता है, और फिर हम लोग फाइनल एनालिसिस पे जाते हैं। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन डब्ल्यूबीसी में हम लोग न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, स्नोफिल, बेसिलोफिल, इसको समझेंगे कि किस केस में स्नोफिल हाई हो सकता है, किस केस में लिम्फोसाइट हाई होता है, किस केस में न्यूट्रोफिल हाई हो सकता है। और न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट का रेशियो अभी कोविड के टाइम में काफ़ी रिसर्च हुआ है, और काफ़ी इसके ऊपर बहुत डिस्कशन हुए हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीबीसी एंड ब्लड काउंट से। उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा सीबीसी में हम थोड़ा एनीमिया को भी डिस्कस करेंगे, एंड इन्फेक्शन को लिटिल बिट डिस्कस करेंगे। बट एनीमिया के लिए अगर होगा तो हम लोग डिटेल क्लास भी करेंगे। बट एनीमिया को हम लोग मेन सीबीसी से हम लोग क्या समझ सकते हैं, सीबीसी से एनीमिया को समझ सकते हैं, एनीमिया के कॉज को समझ सकते हैं, एंड सीबीसी के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि आयरन डेफिशिएंट एनीमिया है, बी12 डेफिशिएंसी एनीमिया है, और जिंक की डेफिशिएंसी है, या फिर आपके बॉडी में मेटेलिक टॉक्सिसिटी है। ये सब चीज़ें हम लोग सीबीसी से समझ सकते हैं। और हेमोग्लोबिन, जो मैं अपने प्रैक्टिस में देखता हूँ, डॉक्टर्स बोलते हैं 10-11 हेमोग्लोबिन नॉर्मल, बट नहीं है। हेमोग्लोबिन इटसेल्फ बहुत बड़ा एक मार्कर है। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम है, और सेल में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा, तो सेल ऐसे ही डिस्फंक्शन होगा। एक एक सेल को ऑक्सीजन चाहिए, सेल डिस्फंक्शन होगा तो लॉन्ग रन में प्रॉब्लम आएगी। सो हेमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे मैं डॉक्टर को देखता हूँ कि वो जस्ट ट्रेडिशनल एच पी टी सी डी सी एच पी ये सारे लिखते हैं, सीबीसी लिखते ही नहीं है आजकल। बट सीबीसी सबसे पहला ब्लड टेस्ट होना चाहिए, जिससे आपको पेशेंट के बॉडी का एनर्जी का पता चलेगा, बॉडी कैसे काम कर रही है। उसके बाद फर्दर हमें बाकी ब्लड टेस्ट को समझना होता है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, एंड लिपिड प्रोफाइल क्या है, किडनी फंक्शन टेस्ट क्या है, आयरन प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है डोरमेंट इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए। तो ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कोर्स हमारा रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगे। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास जब तक हमारा सिस्टम सपोर्ट करेगा लाइफ टाइम रहेगा। अगर कोई सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, बट डेफिनेटली आपके पास हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वीडियोस हमेशा रहे। एंड उसके बाद हम लोग वीडियो आप देखेंगे, उसके बाद एक ग्रुप में हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वीडियोस को से 1 और 2 वीक्स में आपको फिनिश करना है। एंड उसके बाद हम लोग संडे को लाइव डिस्कशन में आएंगे।
सो वीडियोस देखने के बाद आपको नोट्स बनाना होगा, नोट्स बना के आप सब चीज़ को समझ सकेंगे और उसके बाद में क्वेश्चन आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और उसके बाद हम फाइनल डिस्कशन में, लाइव डिस्कशन में आएँगे और हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में हम लोग कुछ लाइव ब्लड रिपोर्ट्स को भी देखेंगे और उसको हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग ब्लड रिपोर्ट को एनालिसिस करना है। ओके, स्माइल, थैंक्स। सो होप कि आप लोग इस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपने कोर्स में। ओके, स्माइल, थैंक्स।